नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। मेरी उम्र 19 साल थी जब मेरे लिए रिश्ता आया था। यह रिश्ता मेरे पापा के दोस्त के घर से आया था। मेरे पापा का कहना था कि मेरा यह दोस्त बड़ा ही शरीफ आदमी है, इसीलिए मैं खुश हूँ कि अगर तुम्हारी इसके घर में शादी हो जाती है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी। पैसा तो आना जाना है, लेकिन लोग अच्छे होने चाहिए, शरीफ होने चाहिए। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं होगा। लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन शराफत की कीमत कोई भी नहीं अदा कर सकता। मेरी माँ का कहना था कि एक ही बेटी है तुम्हारी, सिर्फ शराफत नहीं देखो, बाकी सब कुछ भी देखना होता है। यह कहाँ लिखा है कि बस एक दो चीजों से खुश होकर अपनी बेटी दे दी जाए। उनका तो अपना घर भी नहीं है। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि जब लोग किसी को अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं तो यह क्यों कहते हैं कि या तो लोग शरीफ हो या फिर नौकरी अच्छी हो, शक्ल में क्या रखा है, या फिर कहते हैं कि शक्ल अच्छी हो, नौकरी में क्या रखा है। यह क्यों नहीं कहते कि नौकरी भी अच्छी हो, शक्ल भी अच्छी हो, लड़का भी शरीफ हो, लोग भी अच्छे हों। क्यों? जब लड़की वहाँ जाती है तो वह लड़की को तो हर तरह से ठीक करना चाहते हैं कि शक्ल की भी प्यारी हो, खाना भी अच्छा बनाती हो, घर के काम भी अच्छे करती हो, तमीज वाली भी हो, पैसे कमाने वाली भी हो। जब लड़कियों पर हाथ हल्का नहीं रखा जाता तो फिर लड़कों के मामले में क्यों लोग कहते हैं कि बस ठीक है, कोई नहीं, भगवान कृपा करेगा। कभी किसी ने आज तक यह कहा है कि हमारी बहू को खाना नहीं बनाना आता, पर कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई, क्योंकि मेरी माँ सारी जिंदगी मेरे पापा जी के सामने बोली तो नहीं थी, लेकिन अब मेरे मामले में भी न बोलती तो यह मेरे साथ बुरा होता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जरा सोच समझ लो। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि अगर नसीब में हो तो घर, दौलत, जायदाद सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर अच्छे लोग न मिले तो घर, दौलत और जायदाद मिलके भी आपकी मदद नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने इस घर में ही बेटी देनी है। लड़का तो देखने में भी खूबसूरत था और काफी मेहनती था। मेरे पापा के साथ ही काम किया करता था। उसके बाप को मैं अंकल कहती थी। अंकल ने रिश्ते की बात की तो मेरे पापा ने फौरन हाँ कर दी और मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ आखिर तक इस रिश्ते के खिलाफ थी और मेरे होने वाले पति शिवम की माँ को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि बड़े घर से लड़की आएगी तो कोई काम भी नहीं करेगी, उसके नखरे कम नहीं होंगे। इस घर में मेरी 2 नंदे भी थी और एक जेठानी भी थी, जो मेरी सास की अपनी रिश्तेदार थी। इसलिए मेरी सास उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बड़ी ननद 18 साल की थी और छोटी ननद 13 साल की थी। मेरे बाप का दोस्त अमित अंकल, जो कि अब मेरा ससुर बनने वाला था, बात करने में बहुत अच्छा था, बड़ी मीठी बात करता था। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि यह जो लोग मीठी बातें करते हैं ना, ये असल में अच्छे नहीं होते और इसको तो मजाक मजाक में कुछ भी बोल देने की आदत है। यह कल को तुझे भी कुछ भी बोल देगा, बाद में कहेगा मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप मेरा इस जगह रिश्ता न होने दो, और या फिर मुझे ऐसी बुरी बुरी बातें न बताओ, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मेरी माँ भी मजबूर थी, कुछ न कर सकी और मैं भी कुछ न कर सकी। मेरे पापा जी ने जो कह दिया वही हुआ। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर में आ गई। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं हैरान हुई कि यह किस किस्म का लड़का है। यह आजकल का तो लड़का था ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसकी उम्र ज्यादा थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी आत्मा मरी हुई है। इसको मेरे से कोई प्यार, कोई प्रेम ही नहीं था।
यह पता नहीं, यह शर्मा रहा था, लेकिन शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे शर्मा रहा है, क्योंकि उसने अपने काम तो पूरे कर लिए, लेकिन न मुझसे प्रेम से बात की, न मेरी तारीफ की, न मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया। कहने लगा कि मैं सुबह जाऊंगा तो रात को आऊंगा। जब रात को आऊं तो तुम मेरे लिए अपना मूड अच्छा करके बैठना, थोड़ी देर बातें करेंगे और फिर सो जाया करेंगे। मैंने उसे कहा कि बस यही करेंगे सारी जिंदगी? तो कहने लगा कि हाँ, सारी जिंदगी लोग यही करते हैं। मैंने उसकी बात चुप करके सुन ली। मैं उससे जो भी बात कहती थी वह अजीब सा जवाब देता था। अगर मैं उससे कहती थी कि मेरे पैर में दर्द है तो क्या कहता कि हाँ हो जाता है दर्द, हो जाएगा ठीक, सबको होता है। कभी मैं उससे कहती कि मेरा मूड खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कहता था कि हाँ, मूड तो खराब होता है, औरतों का और तो ज्यादा मूड खराब होता है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं उससे कहती कि मैं मरने वाली हूँ तो वह कहता कि हाँ, लोग मर भी तो जाते हैं, तुम कौन सा अकेली मर रही हो, क्या कर सकते हैं। यानी आप लोग समझने की कोशिश करें कि वह किस किस्म का इंसान था। ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं था। यह तो उसकी पहले शादी हो चुकी थी और वह सब कुछ पहले ही देख चुका था, या फिर वह शादी करना ही नहीं चाहता था, बस काम करने की मशीन था। उसके साथ 2-4 दिन गुजार के मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। मेरे पति को पूरा दिन काम में बिजी रहने की आदत थी, वह ज्यादातर घर पर नहीं होता था। शुरू में 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई, उसके बाद मेरी सास ने कह दिया कि घर में काम करना होगा क्योंकि हम सब लोग मिलके ही काम करते हैं, तुम्हारे घर की तरह यहाँ पर नौकर नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने हिस्से का काम कर लिया करूँगी। मेरी जेठानी और मेरी सास हमेशा आपस में कोई न कोई बात करती रहती थी। जाहिर है मेरी जेठानी इस घर में पहले से मौजूद थी, उसमें भी शुरू में मेरी सास के साथ लड़ाई झगड़े तो हुए ही होंगे, लेकिन बाद में वह उनके साथ मिल गई होगी और अब मैं उनके लिए एक नया शिकार थी। वह मेरी हर बात पर नजर रखती थी और बार बार मुझे अमीर घर से आने के ताने मिलते थे, जबकि हम लोग इतने भी अमीर नहीं थे। लेकिन यह लोग शायद हमें ज्यादा अमीर समझते थे क्योंकि हमारे घर में खाना अच्छा बनता था। हफ्ते में 1 दफा नौकरानी आती थी जो हफ्ते के बड़े बड़े काम करके जाती थी और मैं भी कोई काम नहीं करती थी। या फिर शायद मेरे ससुर ने यह बात मशहूर की हुई थी कि यह लोग बड़े अमीर हैं, क्योंकि जब भी वह घर पर आते थे तो मेरी माँ उनकी खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, उनको अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाया करती थी। जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसके सामने तो अच्छी चीजें रखी जाती हैं। अब वह मेहमान यह समझने लगे कि इनके घर में बहुत खाना पीना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस घर में मेरा सिर्फ एक ही सहायक था और वो थे मेरे ससुर, क्योंकि वो मुझे अपने दोस्त की मर्जी से और अपने बेटे की बहू बनाकर घर लाए थे, इसलिए मुझे अपनी बेटी समझते थे और अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। मेरा घर लाए थे, इसलिए मुझे अपनी बेटी समझते थे और अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, मेरा ख्याल रखते थे। इन्हीं की वजह से मेरी इस घर में शुरू में काफी इज्जत हो रही थी। मेरे ससुर ने साफ कह दिया था कि ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, नहीं तो उसके माँ बाप सोचेंगे कि हम इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसीलिए मुझसे बस 2-3 काम ही करवाए जाते थे। मेरे ससुर जब घर पर आते थे तो मुझे काम करते हुए देखकर कहते थे कि बेटा चलो जाओ अपने कमरे में, यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ आराम करो। मेरी सास का कहना था कि हम उसे आराम करने के लिए नहीं लाए हैं, और यह पहली जो बहू इस घर में आई थी मेरे खानदान से आई थी, यह भी तो सारे घर के काम करती थी और शादी के तीसरे दिन उसने काम करना शुरू कर दिया था। मेरे ससुर ने कहा कि
मैंने तो तब भी तुम्हें मना किया था कि किसी की बेटी है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन तुमने ही बात नहीं मानी थी। लेकिन अब मेघा के साथ ऐसा नहीं होगा। यह पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी सास ने कहा कि आप भी तो गलत कर रहे हैं। अगर पहली बहू पढ़ी लिखी नहीं थी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि मेरा इस घर में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। मेरी ननद भी बहुत ज्यादा जलती थी और इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी कि मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। मेरे साथ वो सब कुछ क्यों हो रहा है जो दूसरी बहू के साथ नहीं हुआ और कभी उसके साथ भी नहीं हुआ। जाहिर है वह भी दूसरी बहू की पार्टी से थी और उसके साथ उसने ज्यादा वक्त गुजारा था। शायद उन दोनों की आपस में इसीलिए भी दोस्ती थी कि उसे वह पहले से ही जानती थी और मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे और मुझे इसी तरह से रहना पड़ेगा। अगर मेरे ससुर को कुछ हो गया तो ये मुझे घर की नौकरानी के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। मेरा पति तो पहले ही ऐसा था कि जो ना 3 में था ना 13 में। अगर ये कहते कि बाहर जंग लग गई है तो उसने कहना था जंग लग गई तो क्या हो गया, जंग तो लगती है, लोग तो मरते हैं। वह इस तरह की बातें करता था। मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो उसने कहा कि तुम पहले थोड़ी हो जो मर जाओगी। जब मेरी शादी हुई तो सर्दियों का मौसम था, लेकिन मौसम बदल रहा था और सर्दी जा रही थी। अब गर्मियों का मौसम आने लगा था और अब कमरे के अंदर सोया नहीं जाता था। हमारी तो अभी शादी हुई थी। हम बाहर नहीं सो सकते थे क्योंकि एक दूसरे के बिना नींद नहीं आती थी। मेरा पति कहता था कि बाहर जाकर सोएंगे तो बिछड़ जाएंगे, इसलिए गर्मी बर्दाश्त कर लो। मैं तो उसकी ऐसी बातों पर हंसती थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि वह इतना भी बुरा नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखता था। बस उसके ख्याल रखने का तरीका अलग था जो शायद मुझे समझने में थोड़ी देर लगी थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे ताना दे दिया। वैसे इससे पहले भी वह मुझे 1000 ताने देती थी। ताने दे चुकी थी। पर उनका कहना था कि यह ज़माना तो मर्दों का है, इस ज़माने में तो सिर्फ मर्दों की चलती है। चाहे घर हो या कोई कारोबार हो या चाहे कोई मुल्क हो, उसे मर्द ही चलाते हैं। और इस घर के दोनों मर्दों को तुमने उंगली पर लपेटा हुआ है। एक तुम्हारा पति है तो दूसरा तुम्हारा ससुर है। एक तुम्हारे नाज़नखरे उठाते हुए नहीं थकता है और दूसरा तुम्हारे खिलाफ किसी को कुछ बोलने नहीं देता है। लगता है अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना रखा है। मैं हैरान रह गई कि मेरी सास किस किस्म की बातें कर रही हैं। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने ससुर को अपने बाप की जगह देखती थी और मैं भी तो उनकी इज्जत करती थी। मैंने भी उनके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की थी। मेरे ससुर वैसे तो पेंशन पर थे, लेकिन उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनको पेंशन भी बहुत ज्यादा मिलती थी। जब उनके पैसे आते थे तो वह सबको उनका हिस्सा दिया करते थे। उन्होंने मेरी जेठानी को 1000 रुपए दिया। उसने चुप करके पकड़ लिया। शायद वह हर महीने उसको 1000 रुपए ही दिया करते थे। मेरी बड़ी ननद को 2000 रुपये दिए और छोटी ननद को 1000। उसने शिकवा किया, लेकिन शायद बड़ी ननद जिद करके अपने बाप से 2000 रुपए लिया करती थी और कहती थी कि मेरे ज्यादा खर्च हैं। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। मुझे यकीन था कि जैसे बड़ी जेठानी को 1000 रुपए दिया है तो मुझे भी 1000 रुपए ही देंगे, लेकिन उन्होंने 3000 दिए। यह देखकर बाकी सबकी शक्ल अजीब सी बन गई और जो पैसे बच गए उन्होंने मेरी सास की तरफ बढ़ा दिए। तो मेरी सास ने कहा कि यह भी अपने पास ही रख लो, अब बच क्या गया है, आपने तो नए खर्चे निकाल लिए हैं बिना यह सोचे समझे कि अब मैं इतने पैसों में पूरा महीना कैसे चलाऊंगी। वो शायद मेरे पैसों की बात कर रही थी,
क्योंकि मेरे ससुर ने पहली दफा मुझे पैसे दिए थे। ननद ने भी फौरन ही कह दिया कि इसको ज्यादा पैसे क्यों दिए हैं आपने? यह तो अमीर बाप की बेटी है, यह तो कुछ भी ले सकती है। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम अरमान नहीं करो, जिसकी जितनी अहमियत होती है उसे उतना ही दिया जाता है। वह भी बातों बातों में ताना मार के वहाँ से चली गई। मुझे काफी अजीब लगा। मैंने अपने ससुर को बाद में कहा कि यह पैसे माँ को दे दे, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे ससुर ने कहा कि बेटा, जरूरत की बात नहीं होती है, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन बात उसूल की होती है। तुम्हें मैंने इसलिए ज्यादा पैसे दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अमीर घर से आई हो और जहाँ पर तुम्हारे लिए इतने पैसे कोई बात नहीं होती होगी। मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे देना चाहता था, लेकिन फिर इस तरह मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसके अलावा भी उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं खाना बनाती तो वह जरूर तारीफ करते थे। अगर मैं कोई बात करती तो वह मेरा साथ देते थे। अगर मैं कहती थी कि मुझे घर जाना है तो मेरी सास फौरन कहती कि बार बार जाने की क्या जरूरत है, तो मेरे ससुर कहते कि जाने दो, इसका दिल कर रहा होगा अपने घर वालों से मिलने के लिए। इंसान का हर वक्त दिल करता है। सब लोग इस बात से चिढ़ते थे कि वह मेरी इतनी साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे और वह इस वादे को निभा रहे थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे ससुर जबान के पक्के थे। अच्छी बात थी। कहते हैं कि सास और ससुर में से कोई एक भी अच्छा हो तो औरत के लिए काफी सहारा होता है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं, ससुर तो सास से भी ज्यादा बहू को तंग करते हैं। मेरी ननद भी मुझे कोई ना कोई बात करती रहती थी और मेरी जेठानी की जुबान भी ऐसे चलती थी जैसे मेरे साथ लड़ाई करना उसका बुनियादी हक है। लेकिन जब मेरे ससुर पूछते तो मैं कह देती कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कभी कभी वह बाहर से आते तो मेरे लिए समोसे लेकर आते और कहते कि बेटी, चाय बनाओ, और हम लोग मिलकर चाय पीते और समोसे खाते। एक दिन हमने समोसा खा लिया और मेरी ननद ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा, तो मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारे लिए फिर ले आऊंगा, अभी तो यह मेहमान है। मेरी ननद ने कहा कि 4 महीने से यह मेहमान ही है, पता नहीं इस घर को अपना कब समझेगी। मेरे ससुर ने अपनी बेटी को भी डांट दिया। वह हर रोज मेरे बाबा को फोन किया करते थे, मेरी बात भी कराते थे और हफ्ते में एक दिन उनसे मिलने के लिए भी ले जाते थे। जब मुझे मेरे घर जाना होता था तो वह मुझे साथ ले जाते थे। मैं अपने बाबा के सामने हमेशा उनकी तारीफ किया करती थी। अपनी माँ को भी तसल्ली देती थी कि मैं बहुत खुश हूँ और यह अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप परेशान न हो। वह भी हैरान होती थी और कहती थी, इतनी उम्मीद तो नहीं थी मुझे इससे, लेकिन यह भी बेटियों वाला है, शायद इसको समझ आ रही है। अगर तुम खुश हो तो अच्छी बात है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वह मेरे पति के बारे में पूछती थी। मैंने कहा, वह भी अच्छा है, वह न तो बहुत गुस्से वाला है और न ही जिद्दी। अगर वह ज्यादा बातें नहीं करता तो वह गुस्सा भी नहीं करता, जिद भी नहीं करता और हर बात में अपनी चलाने की कोशिश भी नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है। ऐसे लोग ठीक होते हैं। मेरी माँ ने कहा, ऐसे लोग वाकई अच्छे होते हैं और अगर पति ऐसा हो तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। हर मामले में टोका टाकी करने वाला पति तो इंसान को तंग कर देता है। चल अच्छा है, तो अच्छे घर में गई है, अच्छे से रह रही है, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब गर्मियाँ आ गई थी और सब लोग बाहर सोया करते थे। एक दिन मैंने एक मंजर देखा जो मुझे काफी अजीब लगा। मैंने देखा कि मेरी ननद और ससुर एक ही चारपाई में सो रहे थे। पहले मुझे लगा कि शायद चारपाइयों की कमी हो,
लेकिन अगर चारपाई की कमी होती तो मेरी ननद अपनी छोटी बहन के साथ भी तो सो सकती थी, वह ससुर के साथ ही क्यों सो रही थी? और चारपाई की कोई कमी नहीं थी। ये लोग देसी तरीके के थे, इसलिए इनके घर में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी। ये उन लोगों में से थे जो एसी नहीं लगाते, ये सोचकर कि बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, लेकिन बाहर खुले माहौल और फिजा में सोना पसंद करते हैं। मुझे ये सब काफी अजीब लगा, क्योंकि हमारे घर में मेरे बाबा भी मेरे साथ बहुत लाड़ प्यार करते थे, लेकिन उनका तरीका इस तरह का नहीं था। वह ज्यादा से ज्यादा सिर पर हाथ रख देते थे, बस यही उनकी मोहब्बत हुआ करती थी। और सुबह जो बात मैंने अपने कानों से सुनी वह तो कुछ ज्यादा ही अजीब थी। मेरे ससुर ने मेरी ननद को कहा, बेटा, रात को तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपनी ननद से कहा, तुम पापा के साथ क्यों सो रही थी? अगर जगह नहीं थी तो मेरे कमरे से चारपाई ले जाती। उसने कहा, मुझे पापा के साथ ही सोना अच्छा लगता है, पर मैं सो नहीं पाती और सर्दियों में पापा को अपने कमरे में ले जाती हूँ, तो पूरी गर्मी तो हम लोग साथ ही होते हैं। मैं सोचने लगी कि बड़ी अजीब बात है कि इंसान जब सोता है तो वह कभी इधर करवट लेता है, कभी उधर करवट लेता है, और एक चारपाई पर अगर दो लोग सोते हैं तो उनके वजूद आपस में टकराते ही रहते हैं। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, फिर इस मुद्दे पर चुप हो गई। मुझे समझ आ भी नहीं रही थी कि मैं इस मुद्दे पर कैसे बात करूं। यह तो बड़ी अजीब सी बात थी। अगर मैं कोई भी बात करती और बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाती तो घर में लड़ाई हो जाती। वो कहते, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, हमारे बारे में गंदे गंदे ख्याल सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसलिए मैं सोच रही थी कि नहीं बोलूं। इज्जत से रह रही हूँ तो इज्जत से रहूं। और फिर मेरे ससुर मेरे साथ कितने अच्छे थे, मैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहती थी। अगले दिन घर में कपड़े लेने की बात हो रही थी। मेरी जेठानी ने कहा, अपनी अपनी पसंद के रंग बता दो। दो लोग एक जैसे रंग ना ले लेना, फिर कहेंगे कि एक दूसरे की नकल की है। तो मेरी ननद ने कहा, मैं तो वही रंग पहनूंगी जो बाबा को पसंद है, ताकि मैं उनकी आंखों को बहुत ज्यादा अच्छी लगूं। मैंने कहा, तुम अपनी पसंद का रंग पहनो, तुम्हें तो लाल रंग पसंद है और कोई पसंद नहीं है। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो उनकी पसंद का ही रंग पहनूंगी। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मेरे ससुर और ननद में जरूरत से ज्यादा ही प्यार था। वह दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की मस्ती करते थे जैसे नए शादीशुदा जोड़े करते हैं, जबकि मेरा पति इस मामले में संजीदा था। वह घर वालों के सामने मेरे साथ ऐसे पेश आता था जैसे मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती। मुझसे बात भी नहीं करता था, मेरा नाम भी नहीं लेता था, और मुझे यह बात अच्छी लगती थी। अगर हम दोनों पति पत्नी थे और हमारा एक दूसरे पर हक था, तो यह बात हमारे कमरे तक सीमित रहती तो कोई मसला नहीं होने वाला था। किसी को बताकर क्या करना था कि हमको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है, इस तरह नजर भी लग जाती है। मेरी जेठानी की शादी पसंद से हुई थी। वह हमेशा अपनी मोहब्बत और शादी के किस्से सुनाती रहती थी और कहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, जो कह दो वही करता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। उनके 2 बच्चे भी थे और वह लोग हमेशा आपस में झगड़ा ही करते रहते थे। उनके कमरे से बहस और झगड़ा करने की आवाजें आती थी। मेरा जेठ कभी भी मेरी जेठानी को अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, जबकि मेरे पति ने एक रूटीन बनाई थी कि वह इतवार वाले दिन मुझे अपने साथ ले जाता था। हम अपनी बातों में बिजी रहते थे। वह मुझे बाजार भी ले जाता था और फिर माँ के घर भी ले जाता था, और अगर मैंने बाजार से जरूरत की कोई चीज लेनी होती थी तो वह भी मुझे लेकर देता था।
धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। पहले शादी के शुरू में दोस्त ने मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगता था कि मेरा उसके साथ गुजारा नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लगता था कि मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं। मोहब्बत वही होती है जो आपको अपने रंग में रंग लेती है। जो अचानक से चढ़ती है वह मोहब्बत नहीं होती। मेरी ननद और ससुर दोनों एक ही बिस्तर में सोते थे। एक दिन मेरी ननद ने मुझसे कहा, आपकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि आप सारी रात सोई नहीं हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी क्योंकि मैं और मेरे पति ने बैठकर फिल्म देखी थी और हम काफी देर से सोए थे। उसके बाद शोर होने लगा था और मैं जल्दी जग गई थी क्योंकि मुझे अपने पति को दुकान पर भी भेजना होता था। मैंने कहा, हम रात भर जागते रहे हैं, सुकून से नींद नहीं आई। मेरी ननद ने कहा, मुझे तो बहुत सुकून की नींद आती है, इतनी मजे की नींद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कब सोती हूँ कब जगती हूँ पता ही नहीं चलता। मुझे मेरी ननद की बातों से घिन आने लगी थी। एक दफा मेरी सालगिरह थी और मैं खुद ही भूल चुकी थी कि मेरी सालगिरह है। मेरे माँ बाप मुझे हैरान करने के लिए अचानक से मेरे घर आ गए। यहाँ पर रात को बिस्तर जल्दी बिछा दिए जाते थे और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर ही बैठ जाते थे। इसी तरह मेरी ननद और ससुर अपने बिस्तर में एक साथ बैठे फोन पर कोई चीज देख रहे थे। जब मेरे माँ बाप अचानक से घर में आ गए, उनके हाथ में एक केक और मेरे लिए तोहफा था। उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गए। मेरी माँ ने कहा, ये बाहर क्या हो रहा था, तुमने नोट नहीं किया, ये सब क्या है? ऐसे तो नहीं होता है। मैंने कहा, मुझे पता है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, तुम पता लगाओ। मैंने कहा, पता लगाकर मुझे क्या मिल जाएगा? दरअसल मैं अपनी माँ को सब कुछ बताती थी लेकिन बाबा को कोई बात नहीं बताती थी कि इस घर में मेरे साथ सबका रवैया कैसा होता है। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें उनकी एक गलती का पता चल जाएगा और जब तुम्हारे हाथ में उनकी कमजोरी होगी तो फिर ये तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेंगे। तुम भी ना हमेशा बच्ची ही रहना। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इस तरह की बातों पर नजर रखते हैं। माँ की बात तो बिल्कुल ठीक थी। ये लोग हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। अगर मेरे हाथ में उनकी कमजोरी आ रही थी तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए था। इंसान को फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो खानदानी सियासत के बारे में जानते नहीं हैं और अपनी जिंदगी के बहुत से खूबसूरत दिन वेस्ट कर लेते हैं। मानसिक रोगी बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। बेटियों को सब कुछ सिखाकर भेजना चाहिए। यह भी कि किसकी बात को किस तरह जवाब देना है, किस बात के बारे में जानना है और किस बात को नजरअंदाज कर देना है और क्यों ना सिखाया जाए। अगर लड़की को थोड़ा समझदार बनाएंगे तो इसमें उसका अपना ही फायदा होगा और अगर बेवकूफ बनाएंगे तो फिर नुकसान भी तो उसी का होगा। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरी माँ ने कहा कि इस मामले की तह तक पहुँच जाओ, फिर मुझे बताना कि बात क्या है। मैंने अपनी ननद से बात की। मैंने कहा कि ऐसा क्यों करती हो, तुम अपने बाप के साथ क्यों सोती हो? तुम जवान हो, तुम्हें पता नहीं है कि इस तरह नहीं होता है, रिश्तों की कोई हद होती है। उसने कहा कि मेरे और बाबा के रिश्ते की कोई भी हद नहीं है। इस बात पर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा कि जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि मैं उनके बिस्तर में क्यों सोती हूँ, उस दिन तुम भी हैरान ही रह जाओगी। इस बात पर वो हंसती हुई वहाँ से चली गई और मैं तो वाकई हैरान थी उसकी इस हरकत पर, उसकी ऐसी बातों पर। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। वो मुझे कभी भी अपनी जुबान से कुछ बताने वाली नहीं थी लेकिन मुझे सब कुछ जानना जरूर था। मैं एक अजीब सी कशमकश में फंस गई थी जिसे सुलझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी।
मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास जानने का एक ही तरीका था। एक दिन घर में लाइट गई हुई थी और पता चला था कि पूरे शहर की लाइट बंद है, पूरी रात नहीं आएगी। मैंने अपने पति से कहा कि आज हम भी बाहर सो जाते हैं, और उसका कहना था कि उसने बाहर नहीं सोना। वो जल्दी आ गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं थोड़ी देर के बाद उठी और जाकर अपनी ननद की जगह पर लेट गई। मेरी ननद शायद उठ के कहीं गई हुई थी या शायद बाथरूम में गई थी। मेरे पास थोड़ा सा वक्त था। मुझे पता था कि मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। मुझे यह भी पता था कि इसका नतीजा कुछ और भी निकल सकता है, लेकिन अगर कुछ और होता तो मैं कह देती कि मैं तो आराम करने के लिए लेटी थी, खड़े खड़े थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए लेट गई। इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं तो घर से बाहर तो नहीं निकल रही थी या किसी और के साथ तो नहीं गई थी। मैं उसके बिस्तर पर अपने ससुर के साथ लेटी हुई थी। मेरे ससुर जाग रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अचानक उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और शायद महसूस कर लिया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अचानक अपने बिस्तर से उठ गए और साथ ही लाइट आ गई। जबकि मैंने सुना था कि लाइट तो सुबह ही आएगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब थी। मेरे ससुर ने कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि उनको यह बात अच्छी नहीं लगी थी। मैं शर्मिंदा हो गई और परेशान भी। मेरा पति भी आ गया और उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सब लोग मुझे हैरान होकर देखने लगे। मैंने कहा कि वो मैं उनको क्या बताती कि अचानक से अपने ससुर के बिस्तर पर आकर क्यों लेट गई। मैंने झूठ बोला कि मैं नींद में चल रही थी, पर मेरे पति ने कहा कि इससे पहले तुम्हें नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। मेरी ननद ने सबके सामने आकर यह कह दिया कि यह बार बार मुझसे सवाल करती थी कि तुम अपने बाप के साथ क्यों सोती हो। लगता है यह इसीलिए सोने के लिए आई है ताकि इसे पता चले कि हमारे बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं है। मेरी नंद ने तो मुंह फाड़ कर बात कर दी। मेरे ससुर ने सर झुका लिया और वहां से चले गए। मेरी सास भी कानों को हाथ लगाकर रह गई और मेरी जेठानी ने भी आग में तेल डालने की पूरी कोशिश की और कहा कि राम राम, यह बड़े घर से आई लड़की हमें बेशर्म समझती है। यह हमें इस तरह का समझती है। जो इंसान इसके लिए फिक्रमंद रहता है, उस इंसान को बदकिरदार समझती है। मेरे पति ने भी मुझे अच्छी भली बातें सुनाई कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा था, तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इस घर में मेरी जो भी इज्जत थी वो खराब हो चुकी थी। मेरे ससुर मुझसे दूर दूर रहते थे और मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मेरी फिक्र करना तो दूर, मेरे लिए कोई चीज लाना तो दूर, वो तो अब मेरे बातों का जवाब भी नहीं देते थे। शायद मुझे इस दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत समझ रहे थे। एक हफ्ते बाद मेरी ननद ने मुझे एक ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि असल में एक लड़के को पसंद करती हूँ और घर वालों को इसके बारे में बताने वाली थी कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। इस घर में सारे फैसले मेरे बाबा ही करते हैं, इसलिए मैं रोज रात को उनके पांव दबाती थी और उनके साथ ही सो जाती थी, क्योंकि मुझे उन्हें मनाकर उनसे अपनी एक बहुत बड़ी बात पूरी करनी थी। जब उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुझे खुश कर दिया, तो इसका मतलब यह था कि मैंने उनके पांव दबाए थे। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ थी कि तुमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और ना जाने क्या समझती रही। जब तुमने मुझे अजीब नजरों से देखा और मुझसे अजीब सी बात की, तो मैंने जानबूझकर इस टॉपिक को हवा दी। मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा समझती हो तो समझनी रहो। मुझे तो ना इससे फायदा था ना नुकसान, तो मुझे बात क्लियर करने की क्या जरूरत थी कि तुमने अपनी इज्जत 2 टके की करवा ली। मेरी ननद ने घर वालों को बता दिया कि वो किसी को पसंद करती है और घर वालों ने उसकी शादी उसके साथ करवा दी।
और उसके बाद वो कभी भी ससुर के साथ नहीं सोई और न ही उसने कभी उनके पैर दबाए, क्योंकि इसका मतलब निकल गया था। लेकिन मैं सबके सामने बुरी बन गई थी और मैं इस बात की भी वजाहत नहीं दे सकती थी। पहले ये लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरा शौहर भी अब मुझे ये कहने लगा कि तुम बेवकूफ हो, और मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। अपनी जिंदगी से मैंने ये सबक सीखा कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और फालतू में किसी के मामलात में बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और न ही उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जिनके साथ आपका कोई मतलब नहीं है। पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आजकल लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन एक चालाक इंसान समझदार इंसान से ज्यादा खतरनाक होता है। समझदार इंसान में फिर भी इंसानियत होती है, लेकिन चालाक इंसान सिर्फ अपना फायदा करना जानता है। मुझे मेरी माँ ने भी अच्छा मशवरा नहीं दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लोग कैसे हैं। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको पता चलता है। हो सकता है उसने अपनी तरफ से ठीक बात की हो, लेकिन मैंने अपनी बनी बनाई इज्जत खराब करवा ली। मेरी ननद तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करके अपने घर की हो गई और ये तो मेरा अपना घर था। मुझे यहीं पर सारी जिंदगी रहना था, यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।